नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। आज हिसाब किताब करेंगे हम एग्जिट पोल के बारे में, जो कल शाम को लोकसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल आए हैं, उनका आज हम हिसाब किताब करेंगे। लेकिन हिसाब किताब करने से पहले एक जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि बिस तक पर जो आप हिसाब किताब का वीडियो हर रविवार को देखते हैं, उसका ये आज 25वां संस्करण है। मतलब ये 25वां शो है जो कि बिस तक पर आ रहा है हिसाब किताब का। और इसका जो मैं एक न्यूज़लेटर लिखता हूँ लिंक्डइन में, उसका ये आज 100वां संस्करण है। तो ये 2 साल से जो मेरा लिखने का सिलसिला शुरू हुआ था, वो अब 100 आंकड़े पर पहुँच गया है। तो ये मेरा न्यूज़लेटर पढ़ने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई बदलाव करना चाहिए, कोई और नई विषयों की जानकारी देनी चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब हम लौटते हैं आज के हिसाब किताब पर एग्जिट पोल के बारे में। एग्जिट पोल को लेकर हम 3 बातें करेंगे कि एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं, पहली बात वो क्या कहते हैं, दूसरी बात शेयर बाज़ार में कल या आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है, और तीसरा अगले 5 साल में देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। तो पहली बात, एग्जिट पोल के डाटा क्या कह रहा है। एग्जिट पोल का डेटा बहुत साफ-साफ कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। और अगर आप सभी एग्जिट पोल पर देखेंगे तो वो एक बात है कि वो पिछली बार से ज़्यादा बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। आपको याद होगा कि 353 सीटें आई थी एनडीए की और 303 सीटें आई थी बीजेपी की 2019 में। ये 2014 से ज़्यादा सीटें 2019 में आई थी और इस बार आशंका थी कि ये सीटें कम हो सकती है, लेकिन जो एग्जिट पोल कह रहे हैं, और ये मंगलवार को पता चल जाएगा कि वो एग्जिट पोल कितने सही है, तब ये जो आंकड़ा है, जो सबसे न्यूनतम आंकड़ा दिया गया है अगर किसी एग्जिट पोल में, तो 353 से शुरू होता है और वो 401 तक जाता है। मतलब आपको याद होगा कि पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब की बार 400 पार, तो ये शुरुआत में तो उसको लोगों को लगा था कि भाई 400 पार चली जाएंगे। लेकिन फिर जब अप्रैल से चुनाव शुरू हुआ, मतदान शुरू हुआ, तो मई में आशंका बनने लग गई थी कि ये 400 पार तो दूर की बात क्या 300 पार भी हो पाएंगे। और इस पर हमने पहले बातचीत भी की है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अचानक बीजेपी, कहाँ तो बात हो रही थी कि 300 पार भी नहीं जा पाएगी या बहुमत भी नहीं मिल पाएगा, फिर अचानक से ये क्या हो गया। तो देखिए, उसको मैं सिर्फ 1 या 2 लाइन में आपको बातें समझा देता हूँ। हुआ ये है कि उत्तर और पश्चिम भारत, जो कि बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो लगभग उसको होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी बिहार में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, राजस्थान जैसे राज्यों में बीजेपी को नुकसान हो रहा है। तो जब हम ये चर्चा कर रहे थे कि चुनाव में कांटे का मुकाबला हो जाएगा, तो सब लोग जो घाटा था उसी को जोड़ रहे थे, फायदे को नहीं जोड़ रहे थे। लेकिन बड़ा फायदा हो रहा है उड़ीसा से, बंगाल से, तेलंगाना से, कर्नाटक में भी वो लगभग वही प्रदर्शन कर रहे हैं जो उन्होंने 2019 में किया था। जबकि अभी पिछले साल जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी वहाँ हार गई थी। तेलंगाना में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि पिछली बार अभी वो पिछले साल जो विधानसभा चुनाव में वहाँ कांग्रेस जीत गई, लेकिन अब लोकसभा में नंबर 1 पे बीजेपी पहुँच गई है। तो जो दक्षिण भारत में और पूर्वी भारत के राज्यों में जैसे जो भी फायदा हुआ है बीजेपी को, उसके कारण ये आंकड़ा 400 की तरफ एनडीए का बढ़ता हुआ दिख रहा है। और उसमें एक बड़ा कारण आंध्र प्रदेश में टीडीपी, जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, वो भी इसको 400 के पार पहुंचाने में मदद करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा हमें परसों यानी 4 जून तक का इंतज़ार करना चाहिए। अब सवाल ये है कि जब 4 जून को एग्जिट पोल के डेटा तो हमारे पास आ चुके हैं, अब होगा क्या? कल बाजार जब खुलेगा या शेयर बाजार में होगा क्या? तो शेयर बाजार में पहले से ही आशंका थी कि कहीं ये उल्टा ना पड़ जाए। जब तक कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने ये बात नहीं कही थी तब से, कि भाई 4 जून को रिकॉर्ड बनेगा, तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भी रिकॉर्ड बना सकती है और शेयर बाजार भी रिकॉर्ड बना सकता है। लेकिन उसकी पहली झलकी हमें कल मिलेगी। तो जो मैंने कहा कि जो ये बात हमने पिछले हफ्ते भी वीडियो में बताई थी कि अगर बीजेपी 2019 जैसा भी प्रदर्शन करती है, उससे ज़्यादा करती है, तो एक जो हमारे जो रिसर्च रिपोर्ट्स कुछ अलग अलग आई थी, जेफरीज की या बर्नस्टर्न की, तो उनका ये कहना था कि बाज़ार में एक रैली होगी, शॉर्ट टर्म में रैली होगी, शेयरों में तेज़ी आ सकती है और बाद में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो कुल मिला के शेयर बाज़ार के लिए ये एग्जिट पोल कम से कम अच्छी खबर लेके आ रहे हैं। लेकिन फिर भी आप 1-2 दिन की बात नहीं है, क्योंकि सरकार तो 5 साल चलनी है। तो लोगों की नज़र रहेगी
जो सरकार 100 दिन का, बल्कि अब इस बार 125 दिन का एजेंडा वो पेश करने वाले हैं, क्योंकि 25 दिन जो है मोदी जी ने कहा है वो युवाओं के बारे में एजेंडा रखेंगे। तो 125 दिनों का जो एजेंडा है वो जब अगले कुछ दिनों में आ जाएगा तब और क्लैरिटी आएगी कि सरकार किस दिशा में बढ़ रही है, वो क्या काम करने जा रही है। लेकिन उससे भी बड़ा संकेत मिलेगा जब जुलाई में पूरा बजट आएगा मोदी सरकार का, तब हमें पता चलेगा कि वो उसकी दिशा क्या होगी। और आपको पता ही है, जैसे बात की, अभी जो है फरवरी में जो बजट आया था वो अंतरिम बजट था क्योंकि चुनाव थे, लेकिन अब पूरा बजट जो इस फाइनेंशियल ईयर का है वो जुलाई में आएगा। सबसे आखिर में इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, तो देखिए इकोनॉमी पर जो बीजेपी का घोषणा पत्र अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने ये वादा किया है कि भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बन जाएगा अगले 5 साल में। तो ये बात तो मानी हुई है कि भारत बनेगा, ये वादा पूरा हो जाएगा क्योंकि 2027 तक भारत के तीसरे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। लेकिन इस अनुमान के साथ जो एक बात लोग भूल जाते हैं, जो मैं बार बार याद दिलाता हूँ, कि भारत भले ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो 136वें नंबर पर है, हम पहले 100 में भी नहीं है। तो अगर इकोनॉमी हमारी नंबर 3 पे बन भी जाती है क्योंकि हमारी आबादी ज़्यादा है, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हर व्यक्ति संपन्न हो रहा है या हर व्यक्ति को बहुत गरीबी दूर हो जा रही है। तो अभी भी ये एक चुनौती होगी सरकार के पास में कि ये जो प्रति व्यक्ति आय है वो कैसे बढ़ाई जाए, और इसके लिए लॉन्ग टर्म काम करने की ज़रूरत है। एक चीज़ और 2 चीज़ें कम से कम और होंगी। एक, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में ज़्यादा पैसे खर्च करना शुरू किए हैं, वो काम जारी रहेगा। मतलब नए पुल बनते रहेंगे, नई सड़कें बनती रहेंगी, नए एयरपोर्ट बनते रहेंगे, रेलवे लाइन्स बनती रहेंगी। तो ये काम जो है ये चलता रहेगा, क्योंकि जब ये आशंका थी कि अगर ये सरकार नहीं आएगी तो क्या आएगी, क्या होगा, तो अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार बन जाती है तब ये कहा गया था कि वेलफेयर स्पेंडिंग बढ़ेगी। मतलब जो मनरेगा जैसे है या महिलाओं को पैसे देना है, इस तरह की स्कीम आएंगी, उससे जो पैसे लोगों के हाथ में सीधे दिए जाएंगे, इससे एफएमसीजी कंपनीज को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अब जो ये वाला अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जारी रहती है तो इससे सीमेंट कंपनियां हैं, जो मेटल कंपनियां हैं, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में सीधे निर्माण के कार्य में जुड़ी हुई है, उन कंपनियों को और काम मिल सकता है, उनको फ़ायदा हो सकता है। आखिरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ ये है कि मेक इन इंडिया की या मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए मोदी सरकार लगातार कोशिश कर रही है, और उन्होंने ये कहा है कि हमारा जोर खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक जो बनते हैं सामान, जैसे फ़ोन हुआ, लैपटॉप हुआ, चिप्स हुए, इन पर रहेगा अगले 5 सालों में। तो हमने देखा है कि भारत में मोबाइल फ़ोन का जो असेंबलिंग है या निर्माण है उसका काम बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 5 सालों में इस काम में भी बहुत बहुत तेज़ी आएगी। तो हिसाब किताब में आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट से अगर आपके कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। हमेशा की तरह मैं उसको कमेंट बॉक्स में ही जवाब देने की कोशिश करूँगा। आखिर में एक वैधानिक चेतावनी, ये वीडियो शेयर बाज़ार के लिए, इसके आधार पे कोई निवेश का सलाह या निवेश का फैसला ना करें। उसके लिए जो सेबी सर्टिफाइड निवेश सलाहकार हैं उनसे बात कर लें। धन्यवाद। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।